अडानी अंबानी को इस्तीफा दे चुके हो, वादा कर चुके हो कि इस पार या उस पार। अरे यार, ये आदमी दंगा करवा देगा, ये आदमी सैनिक को मरवा देगा, ये पाकिस्तान से हमला करवा देगा, ये चीन से हमला करवा देगा, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर डालेगा। आपने आइडिया निकाला, आपने अपने ही 44 सैनिकों को आरडीएक्स लगवा के अपने ही आतंकवादियों से उड़वा दिया। इस बिल से मैं जमीनें छीनकर किसानों को, आपको, अडानी अंबानी, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे पूर्वज, मैं आपको देकर रहूंगा। तोमर है या गोबर है? ट्रंपुआ को आपने कह दिया कि देख, मैं यहां हिंदू मुसलमान को लड़ा के चुनाव जीत लेता हूं, तू भी कर। ये काले गोरों का झगड़ा लगा, काले गोरों को आपस में लड़ा दे, तू चुनाव जीत जाएगा। मोदी जी के लिए, मोदी जी आपको जय श्री राम। ये इसलिए भी क्योंकि आपको बहुत पसंद है ये नारा, ये जयकारा, जय श्री राम। इसके लिए मैं आज आपको नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। आज पूरी बातचीत हम सिर्फ और सिर्फ आपसे करेंगे, और आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं क्या बात करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 8 दिनों के बाद, 19 तारीख को मैं लास्ट लाइव किया था, आज मैं सीधे अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों से जुड़ रहा हूं और उनके सामने बात रखूंगा, लेकिन बात मैं आपसे करूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी, एक बार और, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक बार और जय श्री राम। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं आपको सीधे संबोधित कर रहा हूं और जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहा हूं। ये इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आज आप बहुत दुखी हैं, और आपके इस दुख में लोग कहते हैं ना कि भाई, किसी के यहां कोई खुशी हो तो उसमें जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। मैं आप तक नहीं आ सकता, आप तक नहीं पहुंच सकता। हमारे और आपके बीच बड़ी दूरियां हैं। आम आदमी और आप, मोदी जी, आप और आम आदमी, उसमें बड़ी लंबी खाई है। उस खाई को पार करके आप तक पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन दूर से आपसे संवाद तो कर सकते हैं, तो आपका दुख तो बांट ही सकते हैं। मैं नहीं समझता कि शायद अपने जीवन में, अपनी योजनाओं में, अपने जीवन में एक बार भी आप असफल हुए हैं। आप योजनाएं, आपका लक्ष्य कभी फेल नहीं होता। आप जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं और जो प्लान कर लेते हैं, आप और आपके तड़ीपारी मिलकर के जो प्लान कर लिए, उसे फेल करना नामुमकिन होता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, पहली बार आप दुखी हैं और आपकी योजनाएं फेल हुई हैं। पहले हमारे अपने दर्शक, हमारे अपने समझ में आनी चाहिए, इसके लिए मैं बता देता हूं कि आपकी योजनाएं क्या थी। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपकी योजनाएं कल दिल्ली में दंगा करवाने की थी। आप असफल हो गए, आप फेल हो गए। इसका दुख तो आपको बहुत होगा, आप बहुत दुखी होगे। आप इस समय कोप भवन में होगे, आप सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपकी योजनाएं, आपने जब से राजनीति संभाली है तब से लेकर आपकी योजनाएं कभी भी फेल नहीं हुई।
आपको 59 कार सेवकों को जिंदा जलवाना था, पक्का जलवा दिया। उनके बहाने से दंगे करवाने थे गुजरात में, करवा दिया। उन्हीं के नाम पे हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ना था, लड़ लिया। चुनाव जीतना था, जीत लिया। मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। और उसके बाद सारे चुनाव आप इसी योजना के तहत हिंदू और मुसलमान की आमने सामने करके लड़ते रहे और जीतते रहे। आपकी योजनाएं सफल होती रही। आपने ब्लैक मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपने गुजरात को बेचकर कमाया, वो अपने भगवा दलालों को पहुंचाना था, पहुंचा दिया। तैयारी करनी थी 2009 में प्रधानमंत्री चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेचर के लिए, फेल हो गए थे। वो आपकी एक असफलता थी। वहां आपको बड़ी निराशा हुई। उस निराशा का गुस्सा बेचारे आज आडवाणी जी, मनोहर जी और पता नहीं कितने जी नेपथ्य में फेंके हुए हैं, कूड़े कचरे में। तो लेकिन उस समय फेल हुई थी एक योजना आपकी। 2009 में आप कैंडिडेचर अपने आप को डिक्लेयर नहीं करवा पाए, फिर अपने पूंजीपतियों को लगाया इस काम में और पूरी तरह से प्रचार प्रसार। और पूंजीपति बाहर आकर कह रहे नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बदल जाएगा, देश ये हो जाएगा, देश वो हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो गया, सामने देख रहे हैं। आगे आपकी योजना चली, जुमलों की बौछार हुई, मक्कारी और झूठ का प्रचार हुआ। आपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, युवाओं के भावनाओं से खेला, उनको कहा कि उन्हें नौकरी मिलेगी, गरीबी दूर होगी, गरीबों की भावनाओं से खेला, किसानों को दोगुना दाम मिलेगा उनकी उपज का, उनकी भावनाओं से खेला, पूरे देश की भावनाओं से खेला और अपने दलालों को लगा करके खिलवाया और आप प्रधानमंत्री भी बन गए। आपकी योजना सफल हो गई। आपके पीछे खड़े अडानी, अंबानी, आपके पीछे खड़े वॉलमार्ट, अलीबाबा, अमेज़न, उनकी योजना सफल हो गई। आप भी सफल हो गए, प्रधानमंत्री बन गए। आपने अपना काम शुरू किया। कोई भी योजना आपकी कभी फेल नहीं हुई नरेंद्र मोदी जी, ये तो मैं मानता हूं। बड़ी बारीकी से आपने भगवा दलालों को मिला करके पूरे भगवा लॉबी को अपने काम में लगा दिया, इस्तेमाल किया, उनसे घूम घूम करके वोट मंगवाया, झूठे प्रचार करवाए, अपने जुमले उनके मुंह से छुड़वाए, पूरे देश को गुमराह करके। लेकिन आपकी योजना सफल रही। आपकी योजना वहां भी सफल रही। प्रधानमंत्री बनते ही आज की समस्या पे आ रहा हूं मोदी जी, कल की असफलता पे आ रहा हूं। लेकिन यह बताना इसलिए जरूरी है कि कितनी सफल आपकी योजनाएं कितनी सफल होती हैं और आप इतने सफल साजिशकर्ता, इतने सफल खतरनाक प्लानर होते हुए भी कल की योजना आपकी कैसे फेल हो गई, ये इस बात पर मैं आऊंगा। तो मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बने, आप वादा करके आए थे कि लोगों की जमीनें छीनकर हम आपको दे देंगे, क्योंकि किसानी और जमीनों से ज्यादा बढ़िया व्यापार तो कोई है ही नहीं। आप भूमि अधिग्रहण बिल लाए, 3 बार ऑर्डिनेंस से लाए, फेल हो गए। ये दूसरी फेलियरिटी थी आपकी, वहां भी फेल हो गए। एक असफल आदमी, मतलब आपकी सफलता का डंका बज रहा है भारत में। आप जो कह दो, अगर आप दिन को रात कह दो तो लोग रात मान लेंगे।
आप रात को भी दिन कह दोगे तो भी लोग दिन मान लेंगे। आप सफल हो, पूरी तरह से सफल हो मोदी जी। लेकिन कल की योजना कैसे फेल हो गई बताता हूं। तो कल तो भूमि अधिग्रहण बिल से जमीनें हड़प करके अपने अडानी अंबानी को देने की योजना आपकी फेल हो गई। उसको कानून नहीं बना पाए, ऑर्डिनेंस तक ही अटक गए। आपने तिलमिला कर रह गए, गुस्से से भर गए। लेकिन साजिश, जो क्रिमिनल माइंड होता है, जो साजिश करता है, उसके चेहरे से नहीं झलकता। हम जैसे लोग तो समझ लेते हैं कि आपके मन में कितनी आग भरी है, कितना गुस्सा है इस समय, आप क्या चाहते हो। अगर आपका बस चलता तो उसी समय किसानों को तोप लगा के उड़वा देते। लेकिन आप तो फंस गए संसद में ही, मेजॉरिटी आपकी थी नहीं, किसानों की जमीन आप छीन नहीं पाए। चलिए किसी तरह से दूसरे और तरीकों से अपने अडानियों और अंबानियों को फायदा पहुंचाते रहे। काले धन पर धोखा दे दिया, काला धन पूरा अडानी अंबानी को कन्वर्ट करा दिया। वहीं से विदेशों से जो 400 लाख करोड़ रुपया था करेंसी में जो था, वो भी 5 लाख करोड़ रुपया उनको कन्वर्ट कर दिया। खैर, जो भी आपको अत्याचार करना था करते रहे, लेकिन चुनाव तो लड़ना था, फिर से आपको जीतना था। पूरी आपकी लॉबी जो इस बात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि लक्ष्य तो था कि किसानों की जमीन कैसे, पूरे देश की जमीन कैसे, पूरे रेलवे की जमीन कैसे, पूरे सब कुछ अडानी अंबानी को दिया जाए। आपकी योजना तो यही थी। तो आगे बढ़ते रहे, बर्दाश्त कर लिया और फिर अगर दोबारा हार जाते तो बड़ी मुश्किल होती, योजना फेल हो जाती। तो आपकी जो पूंजीवादी पूंजीपति लॉबी है ना, वो उनका कब्जा तो है ही है ईवीएम पे। वो जिसको चाहेंगे वही चुनाव जीतेगा। तो वो तो चाहेंगे कि आप जीतोगे। एक बार और आप पर दाव पूंजीपतियों ने, अलीबाबा ने, अमेजॉन ने, अडानी ने, अंबानी ने आप पर लगाया। ठीक, एक बार इनको फिर से चांस दो। धीरे धीरे राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की कोशिश करते रहे, लगे रहे। तो आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ गया। चुनाव जीतने के लिए, फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए लगा कि आपके हाथों से निकलने वाली है। फिर आपने एक क्रिमिनल माइंड से साजिश किया, जो मैं हमेशा बोलता रहा। मोदी जी आपको हमेशा कहता रहा कि मोदी जी आप यही करोगे, मोदी जी आप यही करोगे। ये भारतीय नहीं समझ पाते, मैं क्या करूं। इनको समझाने की कोशिश करता हूं, इनको समझ में ही नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं समझ में आता ये मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा आगे चल करके। तो अब अपनी योजना में लग गए कि किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना है। मैं चिल्लाता रहा, लोगों को बताता रहा, कहता रहा, अरे यार ये आदमी दंगा करवा देगा, ये आदमी सैनिक को मरवा देगा, ये पाकिस्तान से हमला करवा देगा, ये चीन से हमला करवा देगा, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर डालेगा। मैं चिल्ला चिल्ला के हार गया, किसी को समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई नरेंद्र मोदी, जानते हैं आप? क्योंकि आप नारा लगा रहे थे जय श्री राम। कैसे समझ में आएगी किसी को? अफीम खिला दिया आपने, तो जय श्री राम का अफीम खिला दिया, लोग सो गए। होता रहा है जैसा युगों युगों से होता आया है। जय श्री राम का नारा लगा सोमनाथ के मंदिर में, पूरा लूट के लेके चले गए। लोग जय श्री राम का नारा लगाते रहे, जय श्री राम का नारा लगा। अंग्रेज आए, पूरे भारत पर छा गए, पूरे भारत पर राज कर लिया। आप लोगों ने हाथ मिला लिया, आप लोगों ने दलाली ले ली, आप लोगों ने दलाली कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन लोगों को आपने जय श्री राम में उलझा दिया। आप नहीं, आपके पूर्वजों ने। भाई आप तो उस समय नहीं रहे होगे, आप तो अस्तित्व में ही नहीं थे, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं। तो आपने बड़ी चालाकी से, आपको जो करना था कि देश में एक नकली राष्ट्रवाद पैदा करना है, कैसे करना है,
अभी पाकिस्तान से हमला करवा दो। ठीक है, पाकिस्तान को हिम्मत ही नहीं हो रही हमला करने की, क्यों करेगा, उसको क्या फायदा है। आपने आइडिया निकाला, आपने अपने ही 44 सैनिकों को आरडीएक्स लगवा के अपने ही आतंकवादियों से उड़वा दिया। गुड, वेल प्लान नरेंद्र मोदी जी। कोई जांच नहीं होने दी। क्या क्या प्लानिंग है आपकी। कोई जांच नहीं होने दी, किसी को जानने नहीं दिया। उसके बाद अपने ही 44 सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर के आप पार्क में फोटो खिंचवा रहे थे, आप कहीं और रैलियां कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, करते रहे। लेकिन जो अफीम आपने जय श्री राम का पिला दिया है, तो वो उसके आगे बढ़कर सोचने की क्षमता ही खो जाता है। ये देश कुछ ऐसा ही रहा है। शायद इसीलिए तो हजारों साल ये देश गुलाम रहा है। शायद इसीलिए तो ऐसे ही गांजे, ऐसे ही अफीमें लोगों को चटाई जाती रही हैं, जिसको पी करके ये मस्त हो जाते थे और विदेशी आकर लूट ले जाते थे। आपने इस बार 44 सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर के नारा लगाना शुरू किया, अभिमन्यु हम वापस लाए, देखिए हमने विश्व विजय, पाकिस्तान घर में घुस के मारेंगे। मिलिट्री कहती रह गई कि भाई मुझे पता नहीं वहां कितने आदमी मरे, आप प्रचार करते रहे कि 350 मार दिए हमने आतंकवादियों को। खैर, ये तो आपका स्टंट है, माहिर हो आप इन सब चीजों में। क्या क्या दिमाग पाया है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री हो तो ऐसा, तो आपने अपनी साजिश में कामयाबी हासिल कर ली, फिर से प्रधानमंत्री बन गए। 44 सैनिकों के मरवाने के बाद, अभिमन्यु का ड्रामा करने के बाद भी आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो मोदी जी। तब भी आपको ईवीएम की हैकिंग करवानी पड़ी, तब जाकर के आप प्रधानमंत्री बने। पूरी अमेरिका की टीम, पूरी चाइना की टीम लगी हुई थी आपके साथ, उनकी टेक्नोलॉजी लगी हुई थी हैकिंग करने में। हैकिंग नहीं, प्रीलोडिंग, डेटा प्रीलोडिंग के जरिए आप फिर से प्रधानमंत्री बन गए। ईवीएम के नाते फिर से प्रधानमंत्री बन गए। सारे नाटक के बाद भी आप हार जाते। वेल प्लान नरेंद्र मोदी, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन आपका वो गुस्सा, किसानों की जमीन आप छीन नहीं पाए थे, वो गुस्सा आपके अंदर था, वो आपके अंदर आग जल रहा था। 5 साल से आपके अंदर की जो आग थी, वो इस 3 किसान बिल में आप उड़ेल दिया पूरे देश के ऊपर। 3 किसान बिल, आखिर साजिश करते 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 आप मैदान में आ ही गए। आपको भूमि छीनकर, जमीन छीनकर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे कोई भी, पूरे देश को आपको अडानी अंबानी को देना था। लगे रहे, कामयाब हो गए। फिर आपने क्या किया? तो आप ये 3 बिल लाए। अब ये 3 बिल किसको समझाया जाए मेरे मोदी जी? आप तो अब जिसको समझाने की कोशिश करते हैं वो बोलता है जय श्री राम, फेल हो जाता है। किसको समझाए, कौन सुनेगा? मैं बोलता हूं भाई, अरे मेरे भाई, जो नरेंद्र मोदी किसान बिल लाए हैं, आपके लिए बताता हूं, हमारे मोदी जी जो किसान बिल लाए हैं, उसमें पहला बिल भंडारण की असीमित क्षमता पूंजीपतियों को दे रहे हैं। और पूरे देश में महंगाई का, बेरोजगारी का और समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तो यही था, भंडारण, यानी जमाखोरी। मोदी जी, अब आप
जमाखोरी का लाइसेंस दे करके देश को यह बता रहे हो कि तुम्हारा भला होगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अरे रे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भारतीयों, अरे समझो यार, ये कैसे भला होगा तुम्हारा। जमाखोरी महंगाई की सबसे बड़ी वजह होती है, और जमाखोरी का लाइसेंस दे करके मोदी जी आपको यह कह रहे हैं, अरे यार समझने की कोशिश करो। जानते हो लोग क्या बोलते हैं? जय श्री राम। मेरी सारी कोशिश फेल। जितना मैं समझाने की कोशिश करता हूं इस आम जनता को, इस भारतीयों को, इन भारतवासियों को, सब फेल हो जाता है मोदी जी। जैसे ही आप नारा लगाते हो जय श्री राम, चाहे वो कलकत्ता से हो, चाहे वो अपने घर से हो, कहीं से भी, क्या दिमाग पाया यार। यू आर अ ग्रेट मोदी जी, यू आर अ ग्रेट, मानना पड़ेगा आपको। तो मैं समझता हूं अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए था। खैर वो भी क्या, वहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां नहीं चलती। आपने जो बताया, क्या नाम से, ट्रंप को आपने कह दिया कि देख मैं यहां हिंदू मुसलमान को लड़ा के चुनाव जीत लेता हूं, तू भी कर। ये काले गोरों का झगड़ा लगा, काले गोरों को आपस में लड़ा दे, तू चुनाव जीत जाएगा, तू फिर से राष्ट्रपति बन जाएगा। वो भी गधा तुम्हारी बात मान लिया। वो अपने यहां जो है काले गोरों को झगड़ा करा लिया, गोरों के साथ खड़ा हो गया, पूरे देश में दंगा करवा दिए, सब कुछ करवा डाला, अंत में हार गया। जानते क्यों हार गया मोदी जी? आप जानते हैं, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। और यहां आपकी योजनाएं क्यों सफल हो जाती हैं? जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, ये सारे खोखले नारे, ये सारी नौटंकियां, ये सारे आपकी फसाद पे क्यों फंस जाते हैं लोग? जानते क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है यार। और इन 6 सालों में आपने देश को तो घर बिठा दिया, पढ़ाई लिखाई की ऐसी की तैसी। अब तो कोई युवा पढ़ करके बाहर निकलेगा ही नहीं, कोई ग्रेजुएशन करेगा ही नहीं, तो आपसे नौकरी काहे को मांगेगा? आपसे नौकरी मांग रहे थे ना ये बेरोजगार। क्या आइडिया लगाया है? न पढ़ोगे न बेरोजगार कहोगे, लेकिन इसकी जरूरत है आपको। अनपढ़ गंवारों की जरूरत है आपको। कहां? मजदूरी के लिए। कहां? अपने ही खेतों में। अडानी अंबानी जब ले लेंगे उन खेतों को, तो आखिर मजदूरों की जरूरत पड़ेगी ना। क्या आइडिया है, वाह। अब आती है लड़ाई आपकी, आपके साजिश की, आपके षड्यंत्र की। अब लड़ाई आती है नरेंद्र भाई आपकी। ये किसान बिल पर किसान अड़ गए। जहां के किसान थोड़े पढ़े लिखे थे, ज्यादा थे, समझदार थे, भुक्तभोगी, वो अड़ गए। आपने बिहार में मंडियों को ऐसी कर दी, हो गया, चल गया, आपने निकाल लिया। उनको आपने समझाने में कामयाब है, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं बेचारे। बिहारी बड़े भोले वाले होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई वैसे ही कम करते हैं। मजदूरी उनका मेन सगल है, बेचारे मजदूरी करते हैं, तो उनको आप आराम से समझा लिए। मंडी खत्म कर दी, पूरी मंडी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया, एमएसपी की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन अब वो चीज पूरे देश में आप लागू नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ किसान जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो देश विदेश घूमते हैं, जो रहते हैं, पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान, कर्नाटका और तमिलनाडु के किसान, महाराष्ट्र के किसान, यूपी और बिहार को आप मूर्ख बना सकते हो मोदी जी, लेकिन यूपी का वो भाग जहां किसानी होती है, जहां बड़े जोत वाले लोग हैं, वो मूर्ख नहीं बने, वो मैदान में हैं।
और सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग तो इसी बेल्ट में आते हैं जहां से मैं आपको लाइव कर रहा हूं। ये जौनपुर, ये बनारस, ये आजमगढ़, ये बलिया के छलिया, यहां कम पढ़े लिखे हैं, नहीं समझ पाते आपकी साजिश को। एक नारा जानते हैं, जय श्री राम। बस आपकी साजिश यहां भी कामयाब हो गई। लेकिन जो पढ़े लिखे किसान थे वो मैदान में डट गए, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं, आंदोलन चल रहा है। तो आपका पहला बिल, आपका दूसरा बिल, मैंने कहा दूसरा बिल आप कहीं भी बेच सकते हो। मुझे पता है मोदी जी आपने ये ऐसा क्यों लिखा, दूसरा बिल क्यों बनाया है, क्योंकि अडानी अंबानी कहीं माल खरीदे हैं तो अपने गोडाउन तक ले जाए तो उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए आपने दूसरा बिल बनाया है। मैं जानता हूं, मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन इन कदम क्या करें यार मोदी जी, ये जय श्री राम के आगे तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता। भी जय श्री राम तो एक ऐसा लकड़ा लगा देते हैं सामने ना कि कोई भी बकड़ा बन जाता है। मैं 1 घंटे बोलूंगा, मैं 2 घंटे बोलूंगा, अंत में वो सिर्फ जय श्री राम कह देंगे, बात खत्म। समस्या है ये अशिक्षा। आपने जो व्यवस्था कायम की है इस तरफ बिहार और ये उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट में, जहां से आपको कोई आंदोलनकारी नहीं निकल रहा है, आप आंदोलन में नहीं पहुंच रहा है, दिल्ली नहीं पहुंच रहे हो, कारण यही है। और जाने भी नहीं दे रहे हो, जाने की कोशिश कर रहे हो, बेचारों को धमका रहे हो, नोटिस भेज रहे हो। चलिए, साजिश में आपकी साजिश चलती रही 1-2 महीना हो गया, बेचारे किसान अपने आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन सुनोगे कैसे मोदी जी, आप सुनने की कंडीशन में नहीं हो। अब यह बात किसानों को कौन समझाए, मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। आप सुनने के काबिल ही नहीं हो, आपकी सुनने की औकात ही नहीं है। आप तो रिजाइन कर चुके हो, आप तो प्रधानमंत्री ही नहीं हो अंदर। अडानी अंबानी को इस्तीफा दे चुके हो, वादा कर चुके हो कि इस पार या उस पार। मैं भूमि अधिग्रहण बिल लाने की कोशिश की, आप लोगों को जमीन देने के लिए नहीं ला पाया, कोई बात नहीं। इस बिल से मैं जमीनें छीनकर किसानों को, आपको, अडानी अंबानी, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे पूर्वज, मैं आपको देकर रहूंगा। और अपने आप वादे पे डटे हुए हो, किसी भी कीमत पे किसानों की जमीन चाहिए, आपके दादाओं के लिए, आपके बापों के लिए, आपके अडानी और अंबानियों के लिए लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। इट्स वेल एंड गुड। प्लान 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 2 महीने से आप प्लान में लगे हुए हो। 2 महीने से आप किसान जो आंदोलन में डटे हुए हैं उनको खालिस्तानी कहकर उकसाने की कोशिश की। बड़े चालाक हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। मोदी जी इस बार पढ़े लिखों से पाला पड़ा है। ये यूपी के उस क्षेत्र से नहीं आते हैं जहां कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, या बिहारी नहीं है ये पढ़े लिखे किसान हैं। ये पिज्जा खाने वाले किसान हैं मोदी जी। अरे यार, ये तो मसाज वाली चेयर भी लेके चले आते हैं उस आंदोलन में। तो ये मसाज वाले चेयर, मसाज की चेयर पर बैठने वाले किसान हैं मोदी जी। ये पिज्जा खाने वाले, ये मसाज की चेयर पर बैठने वाले, ये हेयर डाई करवाने वाले, ये अब यहां फंस गए आप। अकल काम नहीं कर रही है ना। फिर आपने साजिश की, 2 महीने से उनको लुढ़काते 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 यहां तक लेके आए हो। रोज गोली देते हो, मीटिंग करते हो, तारीख दे देते हो, मीटिंग करते हो, तारीख दे देते हो, मीटिंग करते हो। 2 गधे लगा के रखा है, वो पता नहीं कौन सा क्वालिफिकेशन है, वो क्या बोलते हैं उसका, आपका कृषि मंत्री तोमर है या गोबर है। अब उसे एक ही सवाल पूछ दो, अरे यार तोमर जी, हाय तोमर जी, मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंचे तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, तोमर जी, ये आपका ये मोदी है ना, वो कह रहा है
जमाखोरी का लाइसेंस देकर कह रहा है देश विकास करेगा। अरे यार, देश विकास करेगा? जमाखोरी का जब 14 रुपए, जब जमाखोरी में लगाम है, सरकारी लगाम है, एफसीआई का कंट्रोल है, जब जमाखोरी पर 14 रुपया का गेहूं खरीद करके 50 रुपया में बेच रहा है, तो जब जमाखोरी का पूरा लाइसेंस आपके मोदिया दे रहा है, तो वो क्या करेगा ये बताइए। अरे यार, कल 150 रुपया किलो आटा बेचेगा, 200 रुपया किलो आटा बेचेगा आपका बाप अडानिया अंबानिया, तो तू क्या कर लेगा भाई? कैसे रोकेगा? कौन सा कानून है तुम्हारे पास? कौन कानून है भैया? नहीं है ना। आप भी आ जाते हो, तोमर हो कि गोबर हो, यार गोबर खाते हो, कैसे बकाने आ जाते हो अपने ही किसानों को? गोली देते हो, नहीं अच्छा है किसानों के लिए, अभी भी बोल रहे हो किसानों के लिए ये कानून कैसे अच्छा है भैया? अब बताओ ना। अगर जमाखोरी का लाइसेंस दे रहे हो तो कैसे अच्छा है? अब जो जमाखोरी करेगा, अपने घर में गेहूं रखेगा, चावल रखेगा, तो जो भाव वो बेचेगा वही तो खरीदना पड़ेगा ना। मुफ्त में मिल रहा क्रूड ऑयल, तब भी आप 80 रुपया आपके बाप लोग यानी पूंजीपति जो फिल्ट्रेशन करते हैं, जो क्रूड ऑयल लाते